Good evening to everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. चलो तो आज आगे पढ़ते हैं आपका विकल्प से। कल हमने आपका मार्क्स में देख लिए ना, आपके जो पढ़ने पूरे तो नहीं देखता हूँ, लेकिन इस जो आपके ग्रुप में डालते हैं वो देख पाता हूँ मैं। विकल्प से आज ग्रुप में आपके रैंक लिस्ट डालते हैं, मार्क्स आपके और इम्प्रूव करो, है ना। कुछ लोगों के ठीक है, कुछ लोगों के नहीं भी हैं सही मार्क्स, तो उसको ठीक से थोड़ा सा हमेशा कोशिश करो कि 160 प्लस है ना, कि आपके जो भी मार्क्स हो ना 150 160 के रेंज में आएंगे, है ना, उससे कम नहीं होना चाहिए। 150 प्लस आएगा तो सही है। तो फाइनल पेपर नॉर्मली थोड़ा सा इजी होता है, तो उसमें तो हम स्कोर करेंगे। तो आज जो आपको पढ़ना है ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी टेस्ट की कोई अपडेट नहीं आई है। जैसी अपडेट आती है मैं सिलेबस आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जब भी कोई टेस्ट शेड्यूल होता है तो बताता हूँ। तो जो लास्ट क्लास में हमने मेरे ख्याल से मिरर के बारे में कुछ पढ़ा, वो एक प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसमें फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट आपने पढ़ा। इसके बाद प्लेन मिरर में हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस। यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं, वी स्टडी द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म by two inclined mirror, by two inclined mirror। अगर दो inclined mirror हैं तो उसके बीच में नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म है ना। तो ये पैरेलल मिरर्स होते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस तो इनफाइनाइट होते हैं। तो हम यहाँ पे किसी एंगल पे अगर दो मिरर हैं तो उसके बीच में कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे ये आपको निकालना। इतना आसान सी चीज है, आपको समझना है ना। ये टॉपिक हम जानते ही कि भाई इस तरह से दो, अगर इस तरह से मिरर प्लेन है ना, और इसके बीच में अगर आपको कोई एंगल थीटा दिया हो, है ना, दिस इज द मिरर, कोई आपका ऐसा है और दूसरा मिरर हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया, और इसके बीच में अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दूं, मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर देता हूँ जो कि इसके एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, जो ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, तो दूसरे मिरर से एक एंगल अल्फा बना रहा है और दूसरे एंगल से ये बीटा एंगल मिरर बना। तो इसके एक्चुअली मल्टीपल इमेजेस फॉर्म, क्योंकि आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, तो अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस भी कैसे होंगे, मल्टीपल। तो आपको निकालना होता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। एकदम आसान सा कांसेप्ट है कि आप क्या करोगे कि यहाँ पे किस तरह सर्किल अपना ओ को इंक्लूड करते हो, आपने यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, सर्किल, है ना। हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट अगर ओ है तो इसको आपने सेंटर ले लिया और इसको सेंटर को लेके आपने एक सर्किल फॉर्म। हम बोलेंगे जो भी इमेजेस होंगे ना इसी सर्किल पे लाएंगे। जैसे इस मिरर के सोचो, जो पहला इमेज था वो यहाँ पे बन जाए। इस इमेज को सपोज मैं I1 बोलता हूँ, I1 का एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा एंगल सामने तो अल्फा एंगल पीछे इमेज बन। ऐसे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस दूसरे मिरर में भी इमेज बनेगा। ये एंगल अगर बीटा है तो यहाँ पे बीटा इमेज बन जाएगा। बीटा एंगल पे इसका इमेज एक बन जाएगा I1। तो पहले इमेज तो बन गया, इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज यहाँ बन गया। ये जो है ये दूसरे मिरर के कैसे वर्क करेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट ये होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि एक मिरर की जो इमेज होती है वो दूसरे मिरर के लिए कैसे वर्क करेगी, ऐसे बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं इन मिरर को कुछ नाम दे दूं, तो ये अगर M1 है और ये आपका अगर M2 है, तो सेकंड इमेज आपकी इस तरह से बनेगी कि M1 की जो इमेज है वो M2 के लिए कैसे वर्क करेगी। एक I1 I2 इमेज और इसका जो एंगल होगा इस मिरर से ये ट्वाइस बीटा प्लस अल्फा, और ऐसे इमेज बनते जाएंगे, है ना। भाई I1 अगर M2 के लिए एज ऑब्जेक्ट वर्क करेगा तो I2 डैश बन गया, अगर I1 डैश M1 के लिए एज ऑब्जेक्ट वर्क करेगा तो I2 बन गया आपका, और ऐसे इमेज बनते जाएंगे, है ना। इस सर्किल के चारों तरफ इमेज क्या होंगे, ये कई इमेज फॉर्म हो जाएंगे।
1.1 2 3 4 और बन सकते हैं। और भी यहाँ पे क्या बनेगा जाके मल्टीपल इमेजेस बन सकते हैं ना। तो जब भी दो मिरर किसी एंगल पे होता है तो उसमें मल्टीपल इमेजेस बन जाते हैं। तो वही आपको काउंट करना है कि इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल इमेज जो होंगी वो होंगी कितनी। या आपको ये निकालना होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ पॉसिबल इमेजेस होंगी वो कितने होंगे। तो इसके लिए सिंपल सा एक रूल है कि आपको इतना कुछ डायग्राम मैंने शो किया है, ये सब शो करने की जरूरत नहीं है ना। एकदम सिंपल सा रूल है कि सबसे पहले आप ये निकाल लो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 360 बाई 3। एकदम सिंपल सा रूल। और थीटा जो है दिस इज द एंगल बिटवीन द मिरर। तो थीटा क्या हो जाएगा आपका एंगल बिटवीन मिरर, कि भाई थीटा जो होगा मिरर के बीच में क्या हो जाएगा कि आपका एंगल है। अब ये जो 360 बाई थीटा होगा, हो सकता है कि इसकी वैल्यू जो हो जाए इवन हो जाए, है ना, कि इसकी जो वैल्यू आ जाए वो इवन हो जाए। तो जब इमेज इवन हो जाती है तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं वो आपके होते हैं 360 बाई थीटा माइनस, है ना। अगर ये 360 बाई थीटा आप कैलकुलेट करो, अगर कोई इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होते हैं वो 360 बाई -1 होते हैं। कि -1 होने का मतलब क्या है कि दोनों की एक एक इमेज कॉन्सेप्ट कर जाती है। जैसे मैंने बोला इसका इमेज बनता गया, यहाँ पे सपोज कोई i3 बन गया और इसका इमेज बनता गया या i4 बन गया, है ना। यहाँ पे कहीं पे कोई i4 बन गया और इसका इमेज बन गया और इसका भी i4 डैश एक बन गया, तो फिर इसको दो इमेज थोड़ी कंसिडर करेंगे, एक ही इमेज तो होगा। हाँ, तो यहाँ पे -1 का मतलब यह है कि टू इमेजेस कॉन्साइड करते हैं ना, कि भाई -1 इसलिए लेते हैं क्योंकि टू इमेजेस क्या करेंगे जैसे कि आपके कॉन्साइड, टू इमेजेस कॉन्साइड से ये आपके -1 लेने का मतलब होता है। तो जब ये इवन आएगा ना तो दो इमेज कॉन्साइड करती करती है। अगर 360 बाई थीटा लिखो और वो इवन नंबर आ जाए तो लास्ट की दो इमेज दोनों मिरर की एक ही जगह मिल जाए और एक ही जगह मिरर बन जाएगी तो उसको दो काउंट नहीं करेंगे बल्कि उसको कितना काउंट करेंगे जैसे कि आपका ओनली वन। तो पहले तो ये आगे इवन हो सकता है कि नंबर ऑड हो जाए, हो सकता है कि नंबर कैसा हो जाए जैसे कि आपका ऑड, है ना। तो उस केस में दो केसेस है, अगर ये नंबर ऑड आ जाए तो फिर उस केस में आपके दो केसेस हैं। एक तो ऑब्जेक्ट जो है अगर एंगल बाइसेक्टर पे, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है एंगल बाइसेक्टर, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो होते हैं वो 360 बाई थीटा -1। भाई अगर एकदम बीचों बीच में रखा हुआ है अल्फा बीटा अगर सेम है तो नंबर ऑफ इमेजेस में लास्ट इमेज कौन सा है तो उस केस में क्या हो जाएगा 360 बाई थीटा -1। क्या हो सकता है कहीं एल्स रखे हो, ये जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर, नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर, ये जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं भी हो सकता है। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होगा तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे ये सिंपल 360 बाई थीटा है ना। कि अगर 360 बाई थीटा आपने निकाला अगर इवन हो जाएगा तो लास्ट के टू इमेज कॉन्सेंट्रेट करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस ये होगी। और अगर ये ऑड हो जाएगा और एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है तो इतना होगा, अगर एंगल बाइसेक्टर में नहीं है तो कितना हो जाएगा कि आपका 360 बाई थीटा है ना। तो ये तो आ गया इवन एंड ऑड होगा। हो सकता है नॉन इंटीजर भी हो सकता है किसी केस में, तो मैं डिस्कस करूंगा कि उस केस में हम कैसे सॉल्व। किसी केस में क्या हो सकता है कि आपका नॉन इंटीजर भी हो, हाँ, तो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि किस तरह से नॉन इंटीजर के केस को हम क्या करते हैं अटेम्प्ट। फिलहाल तो ये है कि मोस्ट ऑफ द केस में इवन है या ऑड आते ही है, तो इवन है तब तो कोई केस है ही नहीं, यही हो। ऑड में आपको देखना है कहां पर रखा है। अगर एंगल बाइसेक्टर पे है ऑब्जेक्ट तो इतना होगा, अगर एंगल बाइसेक्टर में नहीं है तो सिंपल क्या हो जाएगा 360 बाई 3, है ना। तो एज फॉर एग्जांपल जैसे इसको आप ऐसा सोच सकते हो, है ना, कि भाई यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो सबसे पहले मैं लेता हूँ कि अगर किसी केस में थीटा की वैल्यू सपोज आपकी 90 डिग्री है ना। किसी केस में दो मिरर के बीच में एंगल बता दिया मैंने 90 डिग्री, है ना, कि दो मिरर के बीच में जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री इस तरह से परपेंडिकुलर मिरर, तो आपको पता है अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है फिर तो पक्का पता है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे। आप 360 बाई थीटा जब निकालोगे तो 4 आएगा, तो इवन आ गया। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो 4 - 1 3 होंगे,
इसमें कोई केस नहीं, कहीं भी रखा हो इसके नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, जैसे कि आपके 3 होंगे। ये जानबूझ के मैं ये बता रहा हूँ कि 90 में नंबर ऑफ इमेजेस 3 होंगे। कि कैसे फॉर्म होते हैं ये आपको अपना समझना है। जो स्टार्टिंग मैंने डायग्राम में बनाया था, स्टार्टिंग में जो आपका एक आपका पिक्चर थी वो इसी चीज की कि भाई 90 डिग्री पे नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फॉर्म होंगे, कैसे 3 इमेजेस फॉर्म होते हैं थ्रू रे डायग्राम, है ना। तो मैंने ऐसा बोल दिया कि सपोज आपका ये जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ये 45 डिग्री पे है। हालांकि इसमें तो कोई केस ऐसा होता नहीं कि एंगल बाइसेक्टर पे है या नहीं, कहीं भी होगा 3 इमेजेस ही फॉर्म होगा। तो मैं ऐसा ले लिया कि ये एंगल 45 डिग्री, ये भी एंगल 45 डिग्री। तो आप एक सर्किल आप बना लोगे ऐसे, है ना, और इस सर्किल पे ही सारी इमेजेस फॉर्म होंगी। तो जो पहली इमेज फॉर्म होगी वो आपकी 45 डिग्री पे हो जाएगी, है ना। पहली जो इमेज फॉर्म होगी वो I1 डैश 45 डिग्री पे हो जाएगी। इसकी भी जो इमेज फॉर्म होगी वो I1 45 डिग्री पे होगी। अब ये जो इमेज होगी दूसरे मिरर की ऐसे ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, तो ये 45 45 प्लस 45, है ना, मतलब 135 पे पीछे इमेज बनेगी। तो जो इसकी इमेज बनेगी वो यहाँ पे चेंज होगी, इसको मैं बोलूंगा I2 डैश, और इसकी भी जो दूसरी इमेज होगी वो यही बन जाएगी I2, है, क्योंकि यहाँ से अगर 135 एंगल लूंगा यहाँ से भी तो 135 एंगल होगा दूसरी इमेज। ये वाला एंगल आपका 135 डिग्री और ये वाला एंगल भी 135 डिग्री। अब देखो इस दोनों की इमेज एक ही जगह बन गई ना, तो अगर नंबर ऑफ इमेजेस को हम जो कंसीडर करेंगे वो 4 नहीं, बल्कि एक इमेज बनेगी, 2 इमेज बन गई, इसको एक ही इमेज कंसीडर करें तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगी, 3 होंगी, जो भी हम इसके थ्रू भी जानते हैं कि भाई इतना कुछ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, हम वैसे भी जानते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस इस केस में कितनी होंगी, जैसे कि आपके 3। अब सवाल ये है कि इसका रे डायग्राम कैसा हो, वह जो इमेजेस बन रही हैं इसका हम रे डायग्राम कैसे बनाएं। एकदम ध्यान रखना कि जो I1 डैश और I1 है इसको हम प्राइमरी इमेज बोलते हैं, और जो ये वाला इमेज है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इमेज, है ना। ये जो इमेज फॉर्म होगा ना डबल रिफ्लेक्शन की वजह से, ये सिंगल रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना, होगा क्या कि भाई इस ऑब्जेक्ट का आप कोई रे ले लो, ऐसे कोई भी 2 रे ले लेते हैं, किसी भी 2 रे से हम इमेज बना सकते हैं ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए इस तरह से चली जाएगी, है ना, इस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके ऐसे चली जाएगी। इसको आप पीछे प्रोसीड कर दो, यहाँ मिल जाएगा ये, तो पहली इमेज बन गई। ऐसे इसमें भी ऐसा है भाई, ये जो आपके इस तरह से आप इसको बना लो ऐसे, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए रेज आपके ऐसे चली जाएंगी, है ना। इसको भी पीछे आप प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये तो प्राइमरी इमेज बन गई, ये तो जो I1 डैश और I1 कौन सी इमेज है वैसे कि आपकी प्राइमरी। सेकेंडरी इमेज डबल रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना। इसमें होगा क्या, कुछ रेज यहाँ भी तो जाएंगी ऐसे, है ना, कुछ रेज जो होंगी आपकी इस तरह से यहाँ भी जाएंगी, तो इसका एक डबल रिफ्लेक्शन होगा, है ना। इस तरह से जो रेज का क्या होगा कि आपका डबल रिफ्लेक्शन, यस। और ये फिर आपका फिर से ऐसे जाए तो इसको पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा। तो ये इसका रे डायग्राम, है ना, कि भाई पहली इमेज फॉर्म हो गई इसकी वजह से, इसकी वजह से, और डबल रिफ्लेक्शन की वजह से ये सेकेंडरी इमेज, है ना, चाहे आप किसी भी केस में। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितना देंगे, इसके आपके 3, है ना। ऐसे अगर मैं किसी केस में ऐसा लेता कि किसी केस में एंगल सपोज आपका है 60 डिग्री, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है ना, कि भाई 60 डिग्री अगर होगा तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे, है ना। कि आपको पता है कि अगर थीटा की वैल्यू किसी केस में 60 डिग्री हो तो आप निकालोगे 360 बाई थीटा कितना होगा 6, ये तो इवन आ गया। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो 5 होंगे, कुछ नहीं सोचना आपको। इसी केस में अगर थीटा दिया हुआ है 72 डिग्री, तो आप निकालोगे 360 बाई 72, है ना। तो यहाँ पे 5 आ गया। अब ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में फिर 2 केसेस होते हैं कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर पे है, कि अगर ये कहाँ पे प्लेस्ड है एंगल बाइसेक्टर, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस 4 होते हैं। और अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, एल्स कहीं पे रखा हुआ है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे 5, है -1 तब करते हैं जब एंगल बाइसेक्टर पे, तो 360 बाई 72 आपने डिवाइड किया, ये करीब 5 आ गया। अगर एंगल बाइसेक्टर पे तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना जाएंगे 4, और अगर एल्स और कहीं पे रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना जाएगा, इसके आपके 5, है ना। तो आपका थीटा 60 डिग्री पे आ गया,
थीटा 72 डिग्री। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस केस में तो ऑड या इवन आ रहा है, किसी केस में ऑड एंड इवन नहीं भी आ सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है। हाँ, तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं कि नॉन इंटीजर का अगर केस होगा तो उस केस में हम नंबर ऑफ इमेजेस किस तरह से फॉर्म करते हैं। एकदम सिंपल मेथड है, वो जनरल मेथड है, मतलब उस मेथड को हम इससे भी अप्लाई, इसमें भी यूज कर सकते हैं। वो जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, जैसे कि आपका जनरल मेथड, उसको आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। है ना, मैं एक केस लेता हूँ, जैसे कि मुझे ये निकालना है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे जब आपका कोई नॉन इंटीजर है। नॉन इंटीजर का मतलब सिंपल से ये हो गया कि मैं कोई केस ऐसा ले लेता हूँ कि ये आपके दो मिरर है ना, और इसके बीच में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखो, है ना, ये आपका हो गया M1, ये आपका हो गया M2, और ये वाला जो एंगल है आपको 15 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल 20 डिग्री है ना, तो वाला टोटल एंगल 35 हो गया ना। तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे 360/35, तो ये आपका एक नॉन इंटीजर है, ये क्या आ जाएगा, जैसे आपका एक नॉन इंटीजर। जब आप यहाँ पे 360/35 निकालोगे तो ये चीज क्या आ जाएगी, जैसे कि आपकी नॉन इंटीजर है। तो इस केस में हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस, तो इस केस में आपको ये निकालना है कि नंबर ऑफ इमेजेस बेसिकली आपके कितने होंगे। तो देखो एकदम आसान है कि इस केस में अगर हम नंबर ऑफ इमेजेस निकालें, है ना, इस केस में हम क्या निकालें, जैसे कि आपके अगर नंबर ऑफ इमेजेस में 360/35 नॉन इंटीजर हो गया, तो अगर ये नॉन इंटीजर हो जाएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है। तो उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, आप इस टेबल को एकदम ध्यान से देखना। टेबल में मैं क्या करूंगा, एकदम टेबल से आप समझ जाओगे कि किस तरह से आएगा, है ना। तो सिंपल सा हम यहाँ पे लेंगे, इस टेबल में दो कॉलम बना लेंगे ऐसा। पहले कॉलम में हो जाएगा एंगल ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर 1, और यहां पर आ जाएगा एंगल ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर M2। भाई M1 से एंगल ऑफ इमेज क्या होगा, M2 से एंगल ऑफ इमेज क्या होगा, तो आपको पता है M1 से अगर हम पहला इमेज बनाए तो 15 डिग्री पे होगा, 15 डिग्री आप देखो, इससे पहला इमेज बनाए तो 20 डिग्री पे होगा, 20 डिग्री पे लिख लेते हैं। इसके बाद के जो इमेज होंगे उसमें क्या ऐड होगा, इसमें एंगल बिटवीन द मिरर ही तो ऐड हो जाएगा। इसकी अगली जो इमेज बनाएगी 15 में 35 ऐड हो जाएगा, हाँ 15 में क्या ऐड हो जाएगा, चलिए आपका 35 डिग्री। तो जैसे 35 ऐड होगा ये आपका हो जाएगा, चलिए आपका 50 डिग्री है। हाँ भाई M2 की जो दूसरी इमेज बनेगी वो 50 डिग्री बनेगी। तो भाई जैसे आपने बोला कि भाई यहाँ से 15 पे बन गया, तो जब इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा तो 15 प्लस ये थीटा आ जाएगा, तो उसमें पे इमेज बन जाएगी। ऐसे इसमें भी 35 ऐड हो जाएगा, तो बाद में फिर 35 ऐड करते हुए चलना आपने, और कुछ तो करना ही नहीं। मैं 15 में 35 ऐड किया तो दूसरा इमेज 50 में बन गया, 20 में 35 इमेज करेंगे तो इसका दूसरा इमेज 55 पे बन गया। ऐसे हम 35 ऐड करते चलेंगे, इसमें 35 ऐड करेंगे तो नॉर्मली आपका 90 बन के आ जाएंगे, और इस पे हम 35 ऐड करेंगे तो 85 डिग्री का, हाँ 85 में 35 ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये आपका आ जाएगा 120 डिग्री, और 90 में 35 ऐड करेंगे तो आपका ये 125 आ जाएगा। हाँ, इस तरह से नॉर्मली हम 90 में ये सारी चीजें क्या करते हैं कि आपको ऐड करते जाएंगे। फिर से 35 आप ऐड कर दो, जब मैं 35 ऐड करूंगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 160, है ना, और यहाँ पे जब 35 में ऐड करूंगा, है ना, यहाँ से भी आप देखो 35 ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा आपका 155, है ना। यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो कितना लगेगा, जैसे कि आपका 155, 35 ऐड करेंगे तो ये 155 आ जाएगा, है ना। और इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे, लेकिन आपको पता है यहाँ पे अब हम स्टॉप कर, क्योंकि अगला 35 जब मैं ऐड करूंगा तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम तब तक ऐड करेंगे जब तक कि ये 180 नहीं हो जाए। यहाँ पे बताऊँ 180 इसलिए क्योंकि जैसे मैं इसकी अगर इमेज बनाऊं M1 से, तो M1 की इमेज हमेशा से पीछे बनेगी ना,
वर्चुअल इमेज मिरर के सामने थोड़ी बन जाएगी, 180 से ज्यादा होने का मतलब तो मिरर के सामने आता है। तो इसको हम जो बनाते हैं 180 तक ही बनाते हैं। अगर आप 180 से ज्यादा एंगल लोगे, लाइक 155 में आपने 35 ऐड कर दिया और ये 190 आ गया, मतलब यहाँ इमेज बन गई M1 की, तो इसका इमेज इसके ऊपर थोड़ी बन सकता है। वर्चुअल इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे में। तो हम तब तक ऐड करते हैं जब तक कि ये 180 को क्रॉस नहीं। अब सही है कि भाई M1 में 6 इमेज बन रहे होंगे, इतने इतने एंगल, एकदम एंगल भी आ गए, पहला इमेज 15, दूसरा 55, इस तरह से बनते जाए। M2 में भी 6 इमेज बन रहे होंगे, 20, 50, 90, 120। तो टोटल इमेज जो हो जाएंगे ये 12 आ। यहाँ पे टोटल इमेज जो बनेंगे इस केस में, अगर एंगल इतना है तो टोटल इमेज कितना लेने की आपके 12 आ। टोटल इमेज इज 12, है ना। लेकिन अभी एक क्रॉस चेक है ना, कि भाई इस तरह से बनते बनते आपको ये नहीं पता है ना कि हो सकता है कि M1 की इमेज और जो M2 की इमेज है वो सेम जगह बन जाए। कॉन्साइड भी तो कर सकते हैं लास्ट वाली इमेज, तो वो चेक करना होगा। अभी आपने समझ गया कि टोटल इमेज 12 होंगे, लेकिन दोनों की लास्ट इमेज कॉन्साइड भी कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम ये बोलते हैं कि दो इमेज तब कॉन्साइड करेगी व्हेन इफ सम ऑफ लास्ट टू एंगल, sum of last two angles and angle between the mirror, angle between mirror is 360 degree, then last two image coincide, then last two image coincide। ये इसका कंसेप्ट। कॉन्साइड चेक करने के लिए इस सम ऑफ लास्ट टू एंगल एंड एंगल में मिरर इज 360 डिग्री, तो लास्ट टू इमेज कॉन्साइड करेंगे। तो सिंपल चीज है कि भाई इसका एंगल आप ले लोगे कुछ ऐसे, इसका भी एंगल आप ले लोगे, अगर ये दोनों सेम जगह पे बन रहे हैं, है ना, मतलब इसका सम और इसका सम 360 होगा तो सेम जगह बनेंगे। सिंपल ज्योमेट्री। इसका कुछ एंगल होगा, इसका भी कुछ एंगल होगा, तो अगर ये दोनों सेम जगह पे बन रहे हैं तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस एंगल विद द मिरर 360 होना चाहिए। अगर 360 नहीं होता मतलब इन दोनों में कुछ गैप, तो ये चेक करना होता है कि लास्ट टू इमेज कोइंसाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे। नॉन इंटीजर में हम ऐसे किस तरह से टेबल बना के निकाल लेंगे, टोटल इमेज इतनी आ गई, फिर ये चेक करते हैं। तो इस केस में चेक करते हैं, तो लास्ट टू एंगल इसमें थे 155 प्लस 160 प्लस 30, है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो 360 नहीं आता, है ना। इसको जब करेंगे तो 360 के इक्वल नहीं आ रहा है, बल्कि ये जो इक्वल आ जाएगा आपका हो जाएगा 350 आ। तो 350 आ गया, मतलब लास्ट के दो इमेज का 10 डिग्री का गैप, लास्ट के दो इमेज में कितने का गैप बेसिकली आपके 10 डिग्री का। तो हम बोलेंगे कि अगर 350 आ रहा है, मतलब इस केस में जो हमने केस पढ़ा है, लास्ट टू इमेज डू नॉट कोइंसाइड, लास्ट टू इमेज डू नॉट कोइंसाइड, लास्ट टू इमेज कोइंसाइड नहीं करने। और अगर लास्ट टू इमेज कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं मतलब फिर आपका ये आंसर होगा। अगर कोइंसाइड करते 12 में से 1 माइनस कर देते, अगर लास्ट टू इमेज कोइंसाइड नहीं कर रहे मतलब इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे 12, है ना। तो अब जनरल मेथड है, इसको आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बाकी को तो सीधे ही आ जाता है। जैसे इसके लिए इतना कुछ करने की क्या जरूरत है, टाइप आ गया, इसके लिए भी इतना कुछ करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन नॉन इंटीजर होगा तो इस तरह से आप एक टेबल फॉर्म, और टेबल फॉर्म करके हम नंबर ऑफ इमेजेस क्या कर सकते हैं आपको, तो इस तरह से हम इसमें निकालेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, किस तरह से हम नंबर ऑफ इमेजेस को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। हाँ वंशिका, ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इस केस में 12 हो जाएंगे, है ना, 10 नहीं होंगे। इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगी, 12 होती है। तो ये डिवाइड करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग आता है। तो ग्रेटर देन इंटीजर अगर मैथ्स का यूज करेंगे तो भी 12 है ना, ग्रेटर से इंटीजर फंक्शन यूज करेंगे तो उससे भी 12 आता है ना। तो इस तरह से तो ये कंसेप्ट होता है जिससे कि हम नंबर ऑफ इमेजेस निकालते हैं। जस्ट आई विल गिव वन क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे थ्योरी पढ़ते हैं।
है ना, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके फिर आगे फिर हाँ, दिव्यांश सही आंसर है आपका। हाँ, कृतिका सही है, कनन सही है, आपका आंसर है ना, आंसर इज करेक्ट। कनन, दिव्यांश, कृतिका, योर आंसर इज करेक्ट। मेरे पिछले केस में 12 भी तो आ रही है इमेज।
निकाला था आपने, 12 इमेज होगी, 6 इधर 6 इधर, 12 हो जाएंगी। अभी देखता हूँ, मैं कहीं 10 तो नहीं आ रहा था, कहीं मैंने काउंटिंग में गड़बड़ तो नहीं कर दी। अभी देखता हूँ मैं उस क्वेश्चन को। हाँ सही बोल रहा हूँ, काउंटिंग में थोड़ी मैंने गड़बड़ कर दी। हाँ 10 है, 10 है, सही बात। पिछले वाले केस में जो 10 नंबर ऑफ मैसेज, सही बोल रहे हो, सही 10 नंबर ऑफ मैसेज, मैंने काउंटिंग में गड़बड़ कर दी। एक तरफ 5 था, दूसरी तरफ 5 था, वो 6 नहीं था, 10 था, उसको करेक्ट कर लेना आप। सही बात, ठीक है, 10 हो जाएंगे इसमें पिछले वाले क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, इसको बता के मैं उसको भी रिवाइज कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना। भाई इसने सिंपल सही बोला है कि भाई दो मिरर से रे जब रिफ्लेक्ट होती है, इस तरह से आपने दो मिरर बना दिया, इससे जब रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी दो बार सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब इस तरह से किसी भी एंगल पे आएगी और इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चलेगी, तो इसने बोला है ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 300 डिग्री, इसी को हम नेट डेविएशन बोलते हैं। तो कल आपने पढ़ा था कि अगर ये एंगल थीटा हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, नेट डेविएशन की वैल्यू जो होती है वो 360 माइनस 2 थीटा हो। तो आपने प्रूव किया था कि दो मिरर से अगर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो रहा है तो नेट डेविएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 माइनस 2। तो ये चीज जो है वो 300 है ना। तो अगर ये चीज 300 तो थीटा आ गया, भाई थीटा की वैल्यू जो होगी वो 30 डिग्री होगी, है ना। जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, इसलिए आपकी 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री आ गया। तो अगर 30 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेजेस हम निकाल लेंगे। सबसे पहले आप निकालो 360 बाई 30 कितना होगा, ये 12 आ गया। तो 12 आ गया मतलब ये इवन है, तो इवन में तो कोई केस होता नहीं, एक ही केस होता है। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे 12 माइनस 1। तो अभी जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर 11। अगर नेट डेविएशन 300 हो रहा है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो कितने होंगे, जैसे कि आपके 11 होंगे। लास्ट क्वेश्चन में क्या था ना, इधर 5 थे, जो हम टेबल बना रहे थे ना गलती से मैंने 6 काउंट कर लिया, है ना। तो भाई इधर 5 थी और इधर भी 5 थी, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 10 बन गए और कोई कॉन्साइड भी नहीं कर रहा। तो लास्ट वाले का आंसर 10 है ना। ये लास्ट वाले का आंसर जो क्वेश्चन था नॉन इंटीजर वाले का वो 10 है ना। तो आंसर जो था वो कितना था, जैसे कि आपका 10, तो 10 पॉइंट ही समथिंग आएगा, तो 10 ही आ रहा है ना। इस तरह से हमको सीखना है। तो इसका क्वेश्चन जो इसके जो आंसर 11 है, लास्ट वाले का 10, दोनों तरफ 5 5 है ना। तो इस तरह से क्या इस तरह से। चलो इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी नंबर ऑफ इमेजेस में बहुत ज्यादा आप घुसना नहीं, इतना सही आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट को उसको समझने में मुश्किल होती है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी। आपको जो नेक्स्ट टॉपिक जैसे पढ़ना है, यू विल हैव टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन, you will have to find out the relation between object and image velocity. Image velocity, भाई ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि अब तक तो हम स्टेशनरी मान रहे थे ना। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज मूव कर रहे हैं, है ना। कि जैसे ऐसा बोला ये कोई मिरर है ना, इसमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज यहाँ पे सेम डिस्टेंस पीछे बन जाएगी। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इमेज भी मूव करेगा। यही आपको निकालना होता है कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको पता है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इमेज, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। हो सकता है किसी के साथ मिरर भी मूव करे, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, इमेज भी मूव कर रहा है और ये मिरर भी मूव कर रहा है। तीनों जैसे ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों मूव कर रहे हैं तो आपको निकालना होता है इमेज की वेलोसिटी। तो इसमें सिंपल सी थ्योरी है कि जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी
है ना, इसको हम लेते हैं VOM। VOM का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यहां से मिरर की वेलोसिटी VM सपोज, तो जब हम VOM लेंगे ना, तो VOM का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना, क्योंकि मिरर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जब मिरर के रिस्पेक्ट में लेंगे तो मिरर तो रेस्ट करेगा, मतलब फिर सिंपल केस होगी। तो मिरर का मोशन हमने इसमें क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। तो आपको ये कंसेप्ट पता है कि VOM अगर पता है तो आपको VIM निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। है ना, तो सबसे पहले जो हम इक्वेशन लिखते हैं ना, हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सबसे पहला जो इसमें केस होता है, सबसे पहला दैट इज द, हमें निकालना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। देखो वैसे तो मैं कुछ फॉर्मूले वगैरह इसमें बताऊंगा, लेकिन अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट ध्यान रखो। अगर रिलेटिव वेलोसिटी यूज करोगे तो अपने आप आंसर है। तो आप क्या करोगे, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो। इसको हम बोलेंगे ये VOM का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये VOM का पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल टू मिरर, परपेंडिकुलर। एक्चुअली होता क्या है ना कि पैरेलल कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बिका हो जाता है। ठीक होता है भाई, अगर ऐसे जा रहा था तो ये वाला कंपोनेंट इसकी वजह ऐसा हो जाएगा और पैरेलल सेमी रखता है। तो अगर VIM के भी दो कंपोनेंट हैं, ये आपका VIM का ये पैरेलल कंपोनेंट है और ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हम जस्ट ये बोलेंगे कि ये दोनों तो सेम रहेंगे, पैरेलल तो कोई चेंज होती नहीं, परपेंडिकुलर जस्ट साइन रिवर्स लगता है। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मिरर की बात करें तो जस्ट मैं ये लिख लेता हूं, ये जो VIM का पैरेलल टू मिरर कंपोनेंट ये इक्वल हो जाएगा VOM के पैरेलल टू मिरर, और जो VIM का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो बाद में इसको हम I कैप J कैप भी लिख देंगे, ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ VOM के परपेंडिकुलर। तो ये दोनों सेम साइन के साथ होते हैं, इसलिए साइन अपोजिट हो जाता है। यही मेन रिलेशन है कि कोई भी न्यूमेरिकल जो सॉल्व होगा ना वो यहीं से स्टार्ट, कि आपने विद रिस्पेक्ट टू मिरर लेके मिरर को स्टेशनरी कर दिया, फिर सिंपल सॉल्व करना आसान है। मिरर एक बार स्टेशनरी हो गया फिर तो सिंपल थ्योरी आएगी, उससे आप ये डेवलप करेंगे। ये तो आपने निकाला है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, लेकिन इसी चीज को मुझे अब कन्वर्ट करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, तो सिंपल इससे से निकाल लेंगे भाई। हम लिखेंगे VIM का मतलब क्या हो जाएगा, VI माइनस VM का पैरेलल। VOM का मतलब क्या हो जाएगा, VO माइनस VM का पैरेलल। तो अगर यहाँ से माइनस VM तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पैरेलल कंपोनेंट दोनों के इक्वल होंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पैरेलल कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के पैरेलल कंपोनेंट। तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर भी दोनों इक्वल होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी दोनों। लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं होगा, बीच में माइनस साइन आ चुका है। जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा VI माइनस VM परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा माइनस VO माइनस VM परपेंडिकुलर। हाँ, तो आप बता दो इसमें अगर वेलोसिटी ऑफ द इमेज निकालना मुझे तो ये चीज इधर जाके इससे ऐड हो जाए, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वेलोसिटी ऑफ द इमेज का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये आपको आ जाएगा ट्वाइस ऑफ V माइनस V, ये परपेंडिकुलर। और देखना कि पैरेलल कंपोनेंट तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी सेम होते हैं, नहीं परपेंडिकुलर कंपोनेंट का ये फॉर्मूला VI का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ VM, इधर जाके ऐड हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा इसलिए आपको V होगा। तो ये मतलब वही चीज है कि ये फॉर्मूला वैसे हम जानते हैं, अगर नहीं भी जानोगे तो कोई जरूरत नहीं, इसी से आप निकालेंगे ना। वैसे हम जानेंगे तो सही है। तो दो केस हमने पढ़ लिए, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर
ये कोई ऑब्जर्वर मिरर में बैठा है तो उसको क्या दिख रहा है? वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई ऑब्जर्वर है ग्राउंड में खड़ा हुआ है तो उसको क्या दिख रहा है? एक तीसरा केस होता है वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, है ना? ये हम यहाँ पे एक चीज पढ़ते हैं, थर्ड केस velocity of an image with respect to object. Image with respect to object. तो ऑब्जेक्ट को क्या दिखेगा? अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको इमेज की क्या वेलोसिटी अभी निकालेंगे। भाई वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालना है तो वी आई ओ से निकालना है। तो वी आई ओ का अगर मैं पैरेलल कंपोनेंट निकालूं तो ये वी आई माइनस वी हो जाएगा पैरेलल। और अभी आपने पढ़ा वीआर और वीआर तो सेम ही होते हैं, वी जीरो हो जाएगा। हाँ ये तो है ही। भाई जिस वेलोसिटी से ये ऊपर चल रहा है उस वेलोसिटी से ये भी ऊपर चल रहा है ना? तो दोनों की कैंसिल हो जाएगी, नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो परपेंडिकुलर पे जाते हैं हम लिखेंगे वी आई ओ का आपको निकालना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये आपको आ जाएगा वी आई माइनस वी ओ का परपेंडिकुलर। अब सही है, अब वो पुट करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर जब हम पुट करेंगे यहाँ पे ये आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ वी एम माइनस वी ओ, है ना? माइनस वी ओ एक और मैं एक जगह कर यहाँ से अल्टीमेटली फॉर्मूला आपका यहाँ पे 2 बार आ जाएगा, ये वी एम माइनस तो वही चीज है। ये तीन अलग अलग केसेस थे विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये होगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये होगा, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये होगा। लेकिन आप इसी से प्रोसीड करें, ये लिख लेना अपने आप, उसको एक्सपेंड करके अपनी सारी चीजें डाल सकते है ना? वैसे ये एज ए फॉर्मूला भी होता है एडवाइस ऑफ बीएमआईस क्या होता है आपको दिमाग है ना? विद रिस्पेक्ट टू अगर हम ऑब्जेक्ट लेंगे तो ये सारी चीजें प्लस क्रिएटिव वेलोसिटी थोड़ा सा हम यूज करते हैं फॉर्मूला है ना? लिख लो आपसे हाँ, तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, जैसे आपका इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बस इसको सॉल्व। तो बहुत सारे मेथड्स का यूज होगा, जैसे एक सिंपल सी केस है ना, वो कोई टफ केस नहीं है, सिंपल सा केस है कि अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं कि एक कोई मिरर है ना, और मिरर रेस्ट है, मिरर मूव नहीं कर रहा है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये किसी बीच से जुड़ जा रहा है, ऑब्वियस बात है इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। अगर ये बी से इधर चल रहा है तो इमेज भी बी से इधर पड़ जाएगी, है ना? तो बिल्कुल रेस्ट है। अगर रेस्ट पे होगा तो हम रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ये चीज अगर जीरो हो जाए वेलोसिटी तो लगेगा, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगी, तो बी से लेफ्ट पड़ जाएगा। तो यहीं पे भी उल्टा हो जाएगा कि ये मिरर जो है इस तरह से अगर हम ऐसा ले लें, है ना, भाई इस तरह से अगर हम ऐसा ले लें कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट पे और मिरर इसकी तरफ बी से जा रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज की वेलोसिटी होगी वो बी नहीं होगी, टू ही होगी। हाँ, यहाँ पे जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ बी। मतलब मिरर के मोशन का इसके ऊपर डबल इफेक्ट। यहाँ से निकालेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मिरर बी से लेफ्ट जा रहा है तो जो इमेज होगी वो ट्वाइस ऑफ बी से होगी, सेम डायरेक्शन। मिरर अगर बी से लेफ्ट जा रहा है तो इमेज बी से लेफ्ट जाएगी, अगर मिरर बी से राइट जा रहा है तो मेरा इमेज बी से लेफ्ट, अगर ना दोनों है तो मिरर के मोशन का इफेक्ट जो होता है इमेज के ऊपर वो डबल है। ऐसा सिर्फ ट्रांसलेशन में नहीं होता है, ऐसा रोटेशन में भी होता है। ऐसा किसमें होगा, जैसे आपके रोटेशन में भी होता है। रोटेशन होने का मतलब ये हो गया
कि ऐसा सिर्फ ट्रांसलेशन में नहीं होगा बल्कि ऐसा रोटेशन में भी होगा, है ना। और रोटेशन में बोलने का मतलब ये हो गया कि मैं ऐसा कर लूं कि ये आपका कोई मिरर है ना, और इस तरह से आपकी कोई रे है इस टाइप की और ऐसे रिफ्लेक्टेड। अब मैं बोलता हूँ कि मिरर जो है ना ये ओमेगा से रोटेट करने लगता है, ये मिरर ओमेगा से क्या करता है, रोटेट करता है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगी। उदाहरण का रिफ्लेक्टेड रे जो रोटेट करेगी वो ओमेगा करती है, ओमेगा से ये रिफ्लेक्टेड रे किससे करेगी, इसलिए आपकी 2 ओमेगा से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मिरर अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे किससे रोटेट करेगी, 2 ओमेगा से। अगर मिरर ने किसी की टाइम में, है ना, कोई थीटा एंगल टर्न किया, मिरर पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल था, किसी की टाइम में इसने थीटा एंगल टर्न कर दिया है, ओके, हाँ यहाँ से थीटा एंगल टर्न कर, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो थीटा नहीं टर्न करेगी, बल्कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 2 थीटा करेगी। वाला एंगल इस केस में कितना बचेगा, आप इसको ऐसे, ये जो एंगल ट्रेवल करेगी वो कितनी कर देगी, 2 थीटा। अब ध्यान रखना मिरर अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे जो रोटेट करेगी वो आपकी 2 ओमेगा से। अगर किसी टाइम में इसने थीटा से टर्न किया, ये किससे टर्न करेगा, इसलिए आपका है, तो मिरर के मोशन का इफेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टेड रे या इमेज के ऊपर डबल होगा, ये ध्यान रखना, हाँ भाई, एंगुलर वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी डबल होगी। तो रोटेशन ऑफ द मिरर के चार्ट के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। We can talk about the rotation of mirror के बारे में, इसको इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे। मिरर अगर थीटा से टर्न करेगा तो ये 2 थीटा से करेगा, या ओमेगा होगी तो इसकी स्पीड 2 ओमेगा। अगर मिरर 20 से जाएगा तो इमेज 2 से आएगी, हाँ ये दोनों में क्या होता है, इसलिए आपका डिफरेंस है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट और इमेज वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ये क्या समझाना है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप उसका आंसर तो देना, है ना। उसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व करेंगे, है ना, जो मैं आगे दूंगा। अब देखो क्या होगा कि सिंपल सा मैं जस्ट जो समझाने जा रहा हूँ उसको हम इसका समझें कैसे हम न्यूमेरिकल से क्या करेंगे। भाई ये आपका कोई इस तरह से मिरर है ना, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है किसी स्टैंड में, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड, है ना, और जब मिरर मूव कर रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड। भाई आप इसको ऐसे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें, जस्ट सॉल्व। भाई किसी स्टैंड में ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और मिरर से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल 37 डिग्री। तो आपको 3 चीजें निकालनी है। पहला, फाइंड आउट velocity of image with respect to mirror. Second, आपको निकालना है फाइंड आउट velocity of image, है ना, और थर्ड आपको निकालना है फाइंड आउट velocity of the image with respect to image with respect to तीनों किस्म निकालना। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी है, मिरर कितनी है, तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर दे दो मुझे। आपका आंसर आई कैप जे कैप पे ट्रांसलेट देना। आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप।
ट्राई कर लो, अगर नहीं होगा तो मैं समझाऊंगा, हो जाएगा। जो आपने पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन एकदम केयरफुली करना होता है। हाँ, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी हुई है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई है। जब तक कहीं पे कुछ मेंशन नहीं हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होता है। इसलिए सेकंड क्लास में नहीं पूछा ना, फाइंड आउट वेलोसिटी नहीं कुछ नहीं पूछा, तो मैंने ग्राउंड पर, अगर किसी दूसरे के एस्पेक्ट में पूछा होता तो मुझे मेंशन करना। थोड़ा सा गलत आ रहा है दिव्यांश, आपके कुछ पार्ट गलत आ रहे हैं, कृतिका आपके भी कुछ पार्ट गलत आ रहे हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल चीज होती है, मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं, इसलिए मैं शुरू में आपको क्वेश्चन दे नहीं रहा। वैसे तो आ जाना चाहिए। हाँ, निमिषा सही है फर्स्ट पार्ट का आंसर। नहीं, फर्स्ट पार्ट का सही नहीं है, प्रोसेस को चेक करो ठीक से। हाँ, आप सही है, आप सही है कृतिका, आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है ना, फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है। दोनों कंपोनेंट लिखाना है वनिशा, दोनों कंपोनेंट एक्स और वाई दोनों लिखना है ना। सेकंड भी अब सही है आपका, है ना, सेकंड भी सही है। हाँ, आप सही है दिव्यांश, आपका भी सही है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आ गया फिर तो सेकंड और थर्ड पे, सेकंड भी सही है कृतिका, और सेकंड आ गया, थर्ड अपने आप आ गया। सही है दिव्यांश, सही है आपका सेकंड पार्ट। लेकिन थर्ड पार्ट अपने आप ही आ जाएगा। सही है कृतिका, थर्ड पार्ट इज आल्सो करेक्ट, आपका थर्ड पार्ट भी सही है। सही है।
चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा ना। देखो कुछ नहीं है, देखो फर्स्ट पार्ट अगर मैं छोड़ देता हूँ, हाँ एक तो है कि सेकंड और थर्ड पार्ट हम उसके बिना भी कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट, और एक फर्स्ट पार्ट की हेल्प से करते हैं। पहले मैं सेकंड पार्ट करता हूँ। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं करूँगा क्या ना कि सारे तो उसके रिस्पेक्टिव लॉ में करें। तो 10 का ये वाला कंपोनेंट लिखूंगा तो 10 cos 37 और ये आपका आ जाएगा 60। अभी आपने पढ़ा है कि अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, हाँ ये अगर मुझे निकालना है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, तो आपको पता है जो पैरेलल कंपोनेंट है वो तो चाहिए होता नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज पे जब आप वेक्टर लिखोगे तो ये वाला तो 6j क्या भी कह दें, ऑब्जेक्ट के 6 मीटर पर सेकंड है, इसके बीच के भी 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, अभी आपने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ द इमेज पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो ट्वाइस ऑफ vm माइनस v होता है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ट्वाइस ऑफ vm, तो ट्वाइस ऑफ vm जो होगा वो -2i कैप होगा साइन के साथ, और माइनस v नॉट की वैल्यू 8i है। हाँ तो इससे आपका जो आ जाएगा ना ये माइनस, ये आपका आ जाएगा 12 बाई, उससे आपका आंसर आ गया वेलोसिटी ऑफ द इमेज जो होगी 12 बाई कैप प्लस 6 कैप। हाँ 12 बाई कैप प्लस क्या जाएगा कि आपका 6 कैप। सेकंड पार्ट का आंसर आ गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ले लें, थर्ड पार्ट विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम ऑब्जेक्ट ले तो अभी आपने पढ़ा था कि पैरेलल तो 0 हो जाएगा। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, पैरेलल तो कुछ होगा नहीं, है ना। और परपेंडिकुलर में क्या होता था, आपका जो फॉर्मूला था इसमें 2 बाहर है, ये माइनस ट्वाइस ऑफ vm की वैल्यू हो गई -2i कैप माइनस आपका 8i कैप, ये आपको हो गया -20। मतलब इस ऑब्जेक्ट को ये पैरेलल जब नहीं दिखेगा इमेज, बल्कि अपनी तरफ 20 से अबव है। तो दो हम ऐसे नहीं बना सकते जो अपना फॉर्मूला सीधे यूज किया, वही फॉर्मूला यूज करके आपने सीधे यूज किया। लेकिन बाय द वे अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, ये फॉर्मूला नहीं जानते कि परपेंडिकुलर ये होता है ना, या इस केस से परपेंडिकुलर ये होता है, पैरेलल तो इस केस में जीरो होता है, तो जे कंपोनेंट तो कोई आएगा नहीं। तो आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हो। बेसिक ये है कि आप निकालोगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो जे कंपोनेंट तो सीधे रहेगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालो, तो जे कंपोनेंट तो +6j के भी रहता है, उसमें चेंज होता नहीं है ना। इसमें आप ध्यान रखना कि क्या है, ये अगर 8 से ज्यादा और ये 2 से ज्यादा है, दोनों मिला के आपका 10 हो गया, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा -10 है। क्या आपको तो जे कंपोनेंट में तो कोई चेंज आएगा नहीं, एक 2 से इधर जा रहा है, एक 8 से इधर, तो टोटल वेलोसिटी 10 हो जाएगी ना। तो 10 से अगर ऑब्जेक्ट राइटवर्ड जा रहा है तो इमेज इसका लेफ्टवर्ड जाएगा, अपोजिट तो होता है मीडियम वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर ये आ गया आपको तो सारी चीज आ जाएगी भाई। वी आई एम का मतलब वी आई माइनस वी एम तो होता है -10i कैप प्लस 6j, और vm की वैल्यू -2i कैप है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज की वैल्यू आ जाएगी -12i कैप प्लस 6j, है ना। इससे निकाल लिया हम। और बस और ऐसे सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आ गया, यहाँ सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट में अगर vi पता है तो vi माइनस vo से आपकी बात नो माइनस कर लो, तो vi तो आपका है -12i कैप प्लस 6j कैप, और vo जो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 8i कैप प्लस 6j कैप। हाँ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, ये वाला काम तो कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका -20 है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसको लिख के इसी से आप निकालिए या सीधे फॉर्मूले, तो डिपेंड करता है जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसको। तो सीधे हम इस चीज को यूज करके जो फॉर्मूले ले रहे हैं उसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, तो आपकी ये तीन आंसर है भाई। एक आंसर आपका ये आ गया, मिरर के अगर कोई ऊपर कोई आदमी बैठा है तो उसको ये लॉस,
ग्राउंड वाले आदमी को ये वेलोसिटी, और अगर ऑब्जेक्ट जो है उसको ये वेलोसिटी है ना। तो इमेज की अलग अलग क्या हो जाएंगे, जैसे कि आपकी वेलोसिटीज है, तो इसका सेंस। तो कई बार इसके ऊपर कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्वेश्चन देखें, है ना, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। Find out velocity of the image with respect to ground. Sorry, find out the velocity of the image with respect to object. उसमें लिखा नहीं हुआ है क्या निकालना है। Find out velocity of the image with respect to object. Angle 3753 और velocity 10 और 15, थोड़ा blur हो रहा है ये। Find out the velocity of the image with respect to object. Find out velocity of the image with respect to object. ध्यान से ही आंसर होगा। Velocity 10 and 15 है, angle 37 and 53 है। हाँ, विदुषी सही है आपका आंसर।
हाँ कृतिका, आप सही है आपका आंसर। है ना, सही है, इसका आंसर आसानी है वैसे तो ये। मैं कुछ नहीं करना आपने, आप देखो कि भाई इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालना है, वी पैरेलल तो पहले जीरो करना होगा। लास्ट ईयर था इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट का जो पैरेलल टू मेरा कंपोनेंट होता है वो जीरो होता है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फॉर्मूला बनाते हैं। वो बाहर होता है और ये होता है vm माइनस v, बस वैल्यू पुट कर दो। तो 10 का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा e, और 15 का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा हम जानते हैं, 15 cos 53 9 हो जाएगा। आ गया, प्राइस ऑफ vm की वैल्यू हो जाएगी -9 और vm की वैल्यू हो जाएगी 8। आपका आंसर हो गया -34। अब इस ऑब्जेक्ट को इमेज अपनी तरफ 34 और वीडियो कैसे से आता है इतना कुछ कॉम्बिनेशन में जाना नहीं है, जो चीज पूछी गई उसी का आंसर दो, है ना। तो उसमें तो पहले पूछ रहा है इमेज के रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सीधे मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया। तो वाई कंपोनेंट तो सारे जीरो ही हो गए, तो जीरो होते ही हमेशा, उसका सेंस है बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, मतलब आना चाहिए, लेकिन ऐसे बिना आए अगर आप करोगे तो आपको ये फिर नहीं होता है। Go for this question. हाँ सही है, दिव्यांश कृतिका सही आंसर है। इसका तो रिजॉल्व करना ही है, ये तो लीनियर मुश्किल है। हाँ वरिशा सही आपका आंसर।
निमिषा सही है, विदुषी सही है आपका आंसर। सही है, सही है, सी ऑप्शन सही है इसका, है ना। प्रणाम सही है आपका आंसर, है ना। प्रणाम आंसर इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, सी ऑप्शन, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो ये मैकेनिकल पूछ रहा है ना, सीधे वेलोसिटी में इसको फॉर्मूला प्राइस ऑफ वीएम, है ना। तो प्राइस ऑफ वीएम का मतलब हो जाएगा 2 इंटू माइनस वीओ, मतलब यहाँ से माइनस 8 मीटर, मतलब इमेज जो है ना 8 मीटर से जाता है ना। तो सी ऑप्शन ही द करेक्ट ऑप्शन, है ना। मैच का मतलब डायरेक्शन से है, क्या है, हाँ, सही बोल रहा हूँ। एक थोड़ा सा अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें थोड़ा सा मैकेनिक्स में इन्वॉल्व हो गया, ऑप्टिक्स में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना आप सॉल्व, अगर वो क्वेश्चन हाँ है, you can go for this question. वही लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, पहले लॉज ऑफ मोशन से एक्सेशन निकाल लेंगे।
हाँ, एक्सप्रेशन ऐड करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में है तो, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक्सप्रेशन ऐड हो जाएगी। दिव्यांश आपका आंसर सही है। दिव्यांश आंसर इज करेक्ट। हाँ, नाउ योर आंसर इज नॉट करेक्ट। थोड़ा सा लॉस ऑफ पोजिशन इन्वॉल्व होता है इस क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब सही, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो टाइम भी हो रहा है। देखो कुछ नहीं है, इस तरह से डायग्राम मान लो दोनों तरफ से, तो जैसे हम इसको रिलीज करेंगे ना तो ये इधर जाएगा, इसका एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो आपका 2g/3 हो जाएगा, मैं अपने मान लूंगा ये 2g/3 से राइटवर्ड जाएगा, हाँ ऐसे ये राइटवर्ड जाएगा, और ये जाएगा 3g/4 से, 3mg/टोटल मास पर एटम 3g/4 से बनेगा। तो एक्चुअली में दोनों मिलर का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की जब इसमें इमेज 1 बनेगी तो अगर ये 2g/3 से आएगा तो डबल से आएगा ना, इसकी इमेज 2g/3 मिरर के मोशन में डबल इफेक्ट है, और ये अगर 3g/4 से आ रहा है तो ये जो इमेज इस पे बनेगी ये भी डबल से बनेगी, ये आपकी मूव कर जाएगी 3g/2 से। अब सही है, एक इमेज 4g/3 से इधर जा रही है, एक इमेज 3g/2 से इधर जा रही है, तो दोनों का रिलेटिव एक्शन क्या होगा ये तो पूछा हुआ है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव एक्शन ऐड हो जाएगा, 4g/3 प्लस 3g/3 है, यहाँ से आपका आ जाएगा 8g प्लस 9g by 6 हो गया, अल्टीमेटली 17g/6। बेस्ट डी ऑप्शन इज हाँ, तो कई बार मिरर में भी इस तरह से लॉस ऑफ मोशन इन्वॉल्व करते हैं, तो इसमें ऑप्टिक्स का सिर्फ यही पार्ट है, ओके, तो मैग्नेटिक्स का है लॉस ऑफ मोशन का, ऑप्टिक्स का ही पार्ट है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मिरर अगर 3g/3 से राइट में जा रहा है तो इमेज डबल एक्सप्रेशन से राइट में, ये 3g/4 से इधर जा रहा है तो 3g/4 का डबल, 3g/4 का डबल, 3g/4 आधा दोनों का रिलेटिव एक्सप्रेशन दोनों का है, तो ये ऑप्शन। That is all for today। आज जो हमने पढ़ा, we have completed the plane mirror। इस वीक में हमने plane mirror कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीक में we will start with the spherical, concave and convex। तो concave and convex पढ़ेंगे। Thank you, sir. Thank you, sir.